Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे नॉन टेक्निकल मैथ्स की बात कर रहे थे, वाई ग्रुप के लिए, सीडीएस के लिए, जो भी अपने एग्जाम्स है, एनटीपीसी रेलवे के लिए या ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है रेलवे का, तो सारे जो भी बेसिक लेवल के एसएससी सीजीएल मेंस के अलावा जब तक की अपन बात करते हैं प्री तक की, उन सब एग्जाम्स की जो अपने बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी सारी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्पेशली अपन वाई ग्रुप की जो बात यहाँ पे कर रहे थे कि वाई ग्रुप और रेलवे एनटीपीसी की बात चल रही है अपनी, तो उसमें ध्यान से अपन देखेंगे तो अपना जो है यहाँ तक अभी तक जो है अपन फिलहाल ये जो है अभी तक हम लोगों ने इसमें ये पार्ट कर लिया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमने क्वेश्चंस किए हैं और कुछ पार्ट अपने बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम उनको आज ले रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन है अपना कि किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 में कमी हो गई, जिससे उनकी आय में 12:17 में वृद्धि हो गई। यदि कार्यालय का व्यय 2400 रुपए बढ़ गया हो तो शुरू में सभी की आय कितनी थी। क्वेश्चन एक बार ढंग से सुन लेना, इंग्लिश वाले भी सुन लीजिए। In an office, the number of employees are decreased in ratio 11:8. Due to this, their salaries increase in ratio 12:17. If expense of the office is increased by 2400 rupees, then find how much was the initial salary of the employees. ये अपने को बताना है, तो यहाँ देखना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन कैसे करना है अपने को, कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 है। बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे आप अलग अलग जगह पे। 11:8 में ये तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात चल रही है कि 11:8 में इनमें कमी हुई है। तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि पहले एम्प्लॉइज 11 थे और अब एम्प्लॉइज 8 है। यही तो मतलब हुआ। 11:8 में कमी होने का मतलब क्या हुआ कि पहले शुरुआत में एम्प्लॉइज 11 थे, तो अब एम्प्लॉइज कितने, 8 एम्प्लॉइज हैं। आगे बात सुनो, जिससे उनकी आय में 12:7 में वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले अगर आय 12 थी तो अब आय कितनी है, 17। पहले अगर आय 12 थी तो अब आय कितनी है, 17। देख लो दोबारा, 11:8 में कमी हो रही है, 12:17 में वृद्धि हो रही है। पहले 11 थे कर्मचारी, अब कितने, 8। पहले 12 थी आय, अब कितनी है, 17। अब अपने को देखना है, देखो यहाँ पे 11 और 12। मैं आपसे कहता हूँ कि 11 एम्प्लॉइज है मेरे पास और मैं उनको प्रत्येक को सैलरी देता हूँ 12 रुपए। तो टोटल सैलरी निकालनी है अगर अपने को, तो कैसे निकालेंगे, 11 × 12 कर दूं मैं कि जितने एम्प्लॉइज हैं और उनमें से जो एक पर्टिकुलर जो भी है उसकी सैलरी कितनी है, तो अपन उससे कर सकते हैं, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो 11 × 12 अगर मैं करता हूँ तो इससे आ जाएगी इनिशियल सैलरी। 11 × 12 से क्या आ जाएगी, इनिशियल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। तो 11 × 12 किया तो 132। ठीक भाई। बाद में 8 एम्प्लॉइज रह गए लेकिन सैलरी कितनी हो गई, 17। बाद में 8 एम्प्लॉइज रह गए लेकिन सैलरी कितनी हो गई, 17। तो मैंने क्या किया, 17 से 8 को मल्टीप्लाई कर लिया। 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा अपना 136। 132:136। इसका मीनिंग समझ लो, काम हो जाएगा अपना। क्या मीनिंग है बेटा इसका, काटना चाहो तो काट सकते हो आगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अपने को नीड ही नहीं है यहाँ पे कट करने की। क्यों, आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि कार्यालय का व्यय 2400 रुपए बढ़ गया हो तो शुरू में सभी की आय कितनी थी। If the expense of the office is increased by 2400 rupees, then how much was the initial salary of the employees? अपन देख ले, देखो यहाँ से ये पहले वाली सैलरी का रेशो है अपने अकॉर्डिंग 132 और ये बाद वाली सैलरी का रेशो है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने हिसाब से रेशो में कितना इंक्रीमेंट हो गया, जो सैलरी का रेशो था उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, 4 इंक्रीमेंट, और रुपए के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट दे रखा है, 2400 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 4 रेशो है वो 4 रेशो 2400 के बराबर है। हाँ या ना, सवाल खत्म हो चुका है बेटा ना। 4 किसके बराबर हो गया, 2400 के। अपने से पूछा गया है शुरुआत में सभी कार्यालय के कर्मचारियों की आय कितनी, मतलब ऑफिस का खर्च कितना था। ऑफिस का खर्च ही तो होगा भाई, सैलरी देंगे तो इसका मतलब ऑफिस का तो खर्च ही हो रहा है सैलरी देना। तो यहाँ से 132 पहले खर्च था, बाद में 136 था। अगर 136 भी पूछते हो बाद में पूछते तो 136 निकाल दे,
उन्होंने शुरू में पूछा है तो 132 निकाल देंगे, तो 4 बराबर 2400, तो 132 बराबर 2400 बटा 4 इंटू 132 कट कर लोगे, ये 600 टाइम्स कट गया, 2 जीरो छोड़ा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, कैरी हो गया 1, 6 3 जा 18, 19 कैरी 1, 6 1 जा 6 और कैरी 1 तो 7, 79200, 79,200 रुपीज जो है इनिशियल सैलरी थी सभी एम्प्लॉइज की। ये क्वेश्चन ध्यान रखोगे भाई, इसमें ये स्पेशली ध्यान रखना कि जो लैंग्वेज है 11:8 में कमी हो गई तो उसका मीनिंग ये होता है, 12:7 17 में वृद्धि हो गई तो उसका मीनिंग ये होता है। इनिशियल सैलरी निकाल ली, बाद वाली सैलरी निकाल ली, कंपैरिजन कर लिया रेशो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखना टेबल, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 है। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5। यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता हो, if after 8 years later the ratio of their ages becomes 1:2, then find their present age, then find difference of their present age। उनकी वर्तमान आयु का अंतर में ज्ञात करना है। क्या करना है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर में ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ आया? देखो एक बार क्वेश्चन देखना बेटा एक बार ढंग से। देखना बेटा एक बार, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:5 है। ठीक भाई, मैंने लिख दिया। देखो सबसे पहले ए रेशो बी वो है अपना 2:5। हाँ है ना, सही है। ये है अपनी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ले रहा हूँ यहाँ पे। 8 साल बाद 8 years later, तो देखो मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि ये रेशो चल रहा है और ये एज नहीं है एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह सकता ए की एज 2 है बी की एज 5 है, हो सकता है ये कटने के बाद है। तो मैंने क्या किया, ए की एज तो मान ली 2 के और बी की एज मान ली 5 के। क्वेश्चन कहता है आफ्टर 8 years later, 8 साल बाद, 8 साल बाद यहाँ से आए तो 2k + 5 तो किसकी, 2k + 8 तो किसकी एज हो गई? एक ही। यहाँ से ऐसे 8 साल बाद आए तो 5k + 8 किसकी एज हो गई? किसकी एज हो गई? बी की। इनका जो रेशो है वो रेशो 1:2 हो जाता है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन लिखते हैं, देखो इक्वेशन बना दे कि 2k + 8 डिवाइडेड बाय 5k + 8 विल बी इक्वल टू 1/2। फाइंड के फाइंड कर लो आंसर। के फाइंड किया तो 4k + 16 इज इक्वल टू 5k + 8। k के लिए सोल्व करोगे तो k विल बी इक्वल टू 8। k का मान 8 आ जाएगा। तो k अगर 8 आ गया तो सब निकाल सकते हैं अपन। इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा, प्रेजेंट एज 2k और 5k थी तो 2k तो गया 16 और 5k हो जाएगा 40, 5k 40 हो जाएगा। 4 8 से मल्टीप्लाई किया 5 को तो 40 हो गया। एक की एज 16 है, एक की एज 24 है, तो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस a - b, यानी कि a और b की आयु का अंतर कितना हो जाएगा बेटा? 40 - 16 बराबर 24 इयर्स। यानी कि उनकी प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है वो 24 साल है। अरे हाँ है ना, सही है क्या बच्चे? अरे सही है ना। ये ऐसे नहीं करना है, ऑप्शन वाइज नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ऑप्शन से नहीं करना है। तो मैं क्या है, कुछ सवालों में ऐसे देखिएगा, वीडियोस दिखेंगे या क्लासेस मिलेंगी ऐसी, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये क्वेश्चन पलट जाते हैं भाई। तुम इस बात को समझ लो, ऐसे मैंने 3-4 बार बता दिए हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अगर ये 2 बार भी इसको स्टेप को लिखते हो तो आपका सवाल हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस पकड़ के क्वेश्चन करते हो, एबीसीडी में डिफरेंस दे रखा हुआ है, ऐसे लोग उसको आइडिया से लेते हैं फिर कि 24 अगर डिफरेंस होगा तो ये 2 है, ये 5 है, तो ऐसा हो जाएगा। इतना नहीं करना है। अगर आंसर आपका डी ऑप्शन में है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा जाओगे, इसमें कम टाइम लगेगा। तो ये अपने को समझना है भाई, समझ के अपन उस चीज़ को करेंगे। मैं आपको वही बताऊंगा, मैंने पहले भी कहा है, जहाँ जहाँ आपको जो बात बताई जाएगी, जहाँ फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, ट्रिक बताई जाएगी, वहीं आप यूज़ करना, अदरवाइज आप कहीं भी नहीं फंसना। ठीक है भाई, तो चलते जाने दो बात को आगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने पर, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है,
तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखना भाई, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3, if 9 is added in every number, if 9 is added in every number, then this ratio becomes 5:7. Find larger number, बड़ी संख्या में निकालनी है। देखना भाई एक बार, दो नंबर से इनका रेशियो कितना है 2:3, ठीक है। ये जो दो नंबर से इनका रेशियो कितना है 2:3। अगर मैं देखो यहाँ से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2k और एक नंबर कितना हो गया 3k, 2k और एक नंबर कितना हो गया 3k। वही सेम फॉर्मेट से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 9 जोड़ दूं, इसमें भी 9 जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा। देखो 2k + 9 डिवाइडेड बाय 3k + 9 विल बी इक्वल टू, यह अनुपात कितना हो जाएगा 5:7, यानी कि 5/7। इक्वेशन बना लो, 7 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 14k + 63 इज इक्वल टू 14k + 63 इज इक्वल टू 15k प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 5 जा 45। सोल्व करने आगे, सोल्व किया, इसको इधर भेजा तो k और इसको इधर भेजा तो 15, तो 15 18, तो k इज इक्वल टू 18। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो k अगर 18 आएगा, k की वैल्यू क्या आएगी 18, तो यहाँ से देखो k इससे हो जाएगा 18 2 36 और यहाँ से हो जाएगा 54। 18 2 36, 18 3 54। तो 54 और 36 अपने से पूछा गया है वो तो फाइंड लार्जर नंबर, बड़ी संख्या क्या होगी। तो लार्जर नंबर कितनी होगी अपनी 54। स्मॉलर नंबर पूछा जाता तो कितना हो जाता 36। क्लियर है क्या। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल मेथड है। अगर आप 2-3 सवाल भी इससे करोगे, क्वेश्चन में कितना भी झोल मेल आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन को वो घुमा दे, आप कहीं भी नहीं अटकोगे बेटा। किसी भी टाइप का, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन वो पूछे, अगर आपने ये प्रोसेस पकड़ ली है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हार्डली 2 से 3 स्टेप से ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है या फिर अपने को टाइम भी लग जाता है। आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको तो पेन कॉपी पे करना है और एग्जाम प्रेशर में करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, हर उसका बुक्स में दे रखा है अलग अलग में, मैं नाम नहीं लूँगा, सब अच्छी बुक्स हैं, बट सब में क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, फिर थोड़ा सा यहाँ पे वैरायटी चेंज हुई, इसके लिए अलग फॉर्मूला। ऐसा आप करोगे तो फॉर्मूले ही याद करोगे बस, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। तो मेरा मेन टारगेट यही है इस चैनल पे कि मैं आपको ओरिजिनल बात जो अपनी 9-10 में वीकनेस रही है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप मैथ से हो, बट आपकी जो वीकनेस रही है वो वीकनेस वही रही है 7th 8th 9th 10th में, जहाँ पे आपको ये फॉर्मेट पकड़ना था, आपको समझना था। तो वो गलती अब यहाँ मत करो, क्योंकि वो गलती ही करोगे तो आपका बेस वापस से कमजोर रहेगा। और आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें बेस कमजोर नहीं चलेगा। ऐसे फिक्स फॉर्मेट के 50 में ज़्यादा 5 सवाल आ जाएंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ लगा दोगे और डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। बाकी 45 तो आपको वैसे ही पूरे बेसिक फॉर्मेट से ही करने पड़ेंगे। अच्छे लोगों ने अपने वो जो थे मेथड्स बिना मतलब के पागल बनाने वाले, वो छोड़ दिए, या तो उन्होंने वो मार्केट छोड़ गए या फिर उन्होंने वो मेथड छोड़ दिए। तो इसलिए बात समझो बेटा, वो सब पागल बनाने की बात है, आप इसको तरीके से समझोगे। अभी मैं और करवाऊंगा क्वेश्चन, देखो आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 395 रुपए को एबीसी में, 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, इसमें बहुत गलती कर देते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन समझने का ही है, परसेंटेज अपन ने पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे, if 395 rupees and 395 rupees are divided in ABC such that B get 25% more than A and 20% more than C, then find share of A। ये क्वेश्चन है कि हमें A का शेयर फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 3 आदमी है, एक तो A है, एक B है और एक C है। क्वेश्चन कहता है कि B को A से 25% अधिक मिले, B को A से 25% अधिक मिले। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि दिस इज 100, तो दिस इज 125, इसमें तो कोई इशू नहीं। हाँ या ना, B को A से 25% अधिक मिले, A को माना मैंने 100, तो B को मैंने मान लिया 125। अब ये ध्यान रखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, C को तथा C से 20% अधिक मिले। ये बात समझने लगी, जो 125 है, मैं C की बात करना चाहता हूँ। ये C जो है, इस C से 25% ज्यादा है कौन,
सॉरी सी से 20% ज्यादा है कौन, 125। सी से 20% ज्यादा है कौन, 125। तो बच्चे गलती से इसको 80 ले लेते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। आप क्वेश्चन को ढंग से समझें, ये 125 जो है सी से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और मुझे सी का लिए निकालना है। तो माना कि मैंने कहा सी को 100% है, सी का सी 100% से 20% ज्यादा कितना हो गया, प्लस 20 कर दूं मैं तो कितना परसेंट हो गया, 120%। तो ये 120% जो है 125 के बराबर है। मुझे 100% चाहिए सी का, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो 120% किसके बराबर है, 125 के। तो 100% निकाल दूं मैं तो 100% हो जाएगा 125 बटा 120 इंटू 100। ध्यान से देख लेना भाई, ये गलती नहीं करोगे, अभी बता रहा हूँ मैं। 1 0 से 1 0 काट दिया है, 5 से इसको सॉरी 2 से इसको काटा 6 टाइम्स, 2 से इसको काटा 5 टाइम्स। ये बन गया अपना 625 डिवाइडेड बाय 6, 625 बटा 6। ये बात है भाई, दोबारा सुन लेना क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती है और ये बात आप गलती कर जाते हो। आप चाहो तो बी को भी 100 मान सकते हो, लेकिन आपको उल्टा करना पड़ेगा। समझ लेना, बी को अगर 100 माना, ए से 125% बी होगा, ए का 125% बी होगा, तो उल्टा निकालना पड़ेगा आपको, फिर इधर से निकालोगे। तो आप बी को 100 मान लो तो ए का काम, बी ए को 100 मान लो तो बी तो आ गया अपना, और फिर इससे इसको कंपेयर करके सी निकाल लो। पर कंपैरिजन मैंने कहा था आपको, परसेंटेज जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। यहाँ पे से का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं मैं इसका 20% निकाल के इसमें से घटा सकता हूँ, नहीं, इससे ज्यादा है। से इंपॉर्टेंस होती है, से अपन कंपैरिजन करते हैं, से के रिस्पेक्ट में सब कुछ चीज निकालते हैं। तो मैंने सी को पहले 100 माना, 100 से 20% ज्यादा कौन है, 125। तो 120% हो गया 125, तो 100% निकाल लिया, तो सी का आ गया अपने पास 625 बटा 6। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है वो समझना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसको हटा रहा हूं मैं। देखो बच्चा एक बार इनका रेशो निकाल लूं मैं, रेशो आ जाएगा इनका, ये एबीसी में अपन इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं तो इनका रेशो आ गया, रेशो आ जाएगा। अगर तो रेशो आ गया तो अपना काम बन जाएगा। 395 रुपए को मैं इनमें डिवाइड कर दूंगा, बात खत्म। रेशो निकाला, 25 से कट कर लो सबसे पहले, 25 से 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और ये 25 से कट किया अपन ने, तो 25 से इसको कट किया तो ये हो जाएगा, देखो 25 टाइम्स कट डिवाइडेड बाय 6, 25 बाय 6। 6 को इधर भेज दो तो रेशो आ गया 24 रेशो 30 रेशो 25। हाँ या ना, कोई नंबर है क्या जिससे कट रहे हो तीनों, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, तीनों से मतलब एक ही नंबर से तीनों संख्या नहीं कट रही। तो मैं क्या कर लूंगा, ए का शेयर फाइंड करने के लिए, ए का शेयर फाइंड करने के लिए ए का रेशो ऊपर 24 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज 24 25 49, 49 प्लस 30 79, तो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इनटू टोटल क्वांटिटी जो डिवाइड करनी है 395, 7 5 द 55, 9 4 द 45, यानी कि 7 5 द 35, 350 ही 5 बार कटी ऐसे कैसे 5 बार कटा, 24 को 5 से गुणा किया तो 120 रुपए, यानी कि ए का जो शेयर है वो ए का शेयर हो गया अपना 120 रुपए ए को मिलेंगे। दिस इज आंसर। मेन बात थी ये डिवाइड करना। अगर आपको परसेंटेज देखना है तो मैं इसमें एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करना, परसेंटेज आ जाएगा। जो इससे वाली कहानी है वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जरूर देख लेना। परसेंटेज वाले वीडियो बनाए हुए हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर्स है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, यदि x y की घात m के अनुसार, ये क्वेश्चन समझ लेना भाई, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि x y की घात m के अनुसार, y z की घात n के अनुसार और x z की घात p के अनुसार परिवर्तित होता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? Which of the following is true? If x varies is y mth power of y, if x varies is mth power of y, y varies is nth power of z and x varies is pth power of z, then which of the following is correct? ये अपने को बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैं लिख देता हूँ पहले। x varies का मतलब चेंज हो रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है,
y की घात m के, तो मैंने लिख दिया x इज प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर m, y की घात m के अनुसार। सेकंड बात कह रहा है y z की घात n के अनुसार, y इज प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर n। क्लियर। थर्ड वन अगेन x की बात कर रहे हैं, x वेरीज इज pth पावर ऑफ z, यानी कि x वेरीज इज z टू द पावर p। चलो जी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, और हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन इन बिटवीन p m एंड n। हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन इन बिटवीन p m एंड n। कैसे करते हैं देखना पड़ेगा, क्या करना है, ये भी x ये भी x, हाँ या नहीं, देखना एक बार। x वेरीज इज z टू द पावर p और y की पावर m ये लिखा हुआ है, और y मुझे पता है प्रोपोर्शनल है z टू द पावर n के, तो यहाँ y की जगह मैं z टू द पावर n लिख सकता हूँ। इस y की जगह यहाँ मैं z टू द पावर n लिख दूँ। देखना इधर, x इज प्रोपोर्शनल टू y जो है इसकी जगह z टू द पावर n, और ऊपर पावर ही अपनी m, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अपने को पता है, तो z टू द पावर mn हो गया है। हो गया क्या भैया जी, x इज प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर mn, ये प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल ही चल रहा है क्योंकि ना, इधर आ जाओ, आगे अपने को दे रखा है x इज प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर p, तो मैं लिख दूं x इज प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर p, तो z टू द पावर p इज प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर mn, लिख सकते हैं। बेस इक्वल है, ये भी z है और ये भी z है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, p बराबर क्या होना चाहिए, mn। ये तो मतलब हुआ, ये आइटम ये है और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होने पड़ेंगे, तभी तो बराबर होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, तो आंसर हो जाएगा अपना p इज इक्वल टू mn। ऑप्शन बी इज करेक्ट, p विल बी इक्वल टू m इंटू n, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है क्या भाई, अरे हाँ ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन लिखा है देखो सेम, और फिर कंपेयर किया है, कैसे भी अपन फाइनल अप्रोच तक पहुंचते हैं। इसको करने के और भी तरीके होते हैं, मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, जेड को यहाँ ला सकता हूँ, जेड से कंपैरिजन करके यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स की जगह, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जो भी वहाँ पे स्ट्राइक कर जाता है, आप वही एग्जाम में कर सकते हो। देखो आगे नेक्स्ट वन, a/b is 2/3 and b/c is 1/4, c/d is 3/5। हमें रेशियो फाइंड करना है ABCD। अगर आपको ध्यान है तो स्टार्टिंग में अपन यहाँ से करी, ABC की बात करी थी वहाँ पे, तो वहाँ तीन ही पैरामीटर्स दिए थे, A अनुपात B अनुपात C की बात करी थी, अब मैं DB ले रहा हूँ। तो देखो आपको मैं सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे आपको पढ़ना है, वो मैं लिख रहा हूँ जो मुझे सबसे ईजी लगता है और सबसे सही लगता है। करने के 2-3 मेथड्स हैं वैसे उसकी तरह। आप क्या करोगे बेटा, ऐसे कैसे लिख दोगे, 2 3 जैसे वहाँ लिखते थे, फिर इसके नीचे लिख दिया 1 4, फिर इसके नीचे लिख दिया CD के लिए 3 5, और मैं चाहता हूँ A/B/C/D फाइंड करना। सबसे पहले A का रेशो बार बार वालों का मल्टीप्लिकेशन। A का रेशो के लिए क्या करोगे, बार बार वालों का मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2 into 3 6 रेशो। B के लिए आ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ तक जाना है, ऐसे चलना है ना, क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक जाना है, 3 1 3 3 6 9। थर्ड C के लिए यहाँ से चलोगे वापस से यहाँ तक चल के यहाँ होगे, ऐसे चलना है C के लिए। B के लिए ऐसे कैसे आ जाए, C के लिए ऐसे कैसे आ जाओगे, 3 4 12 36 रेशो। D के लिए आउटर मोस्ट का वापस से मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन बाहर है, जैसे इधर 2 1 3 था, वैसे इधर 3 4 5 है, 3 को 4 से 12, 12 को 5 से 60। चलो जी, ये रेशो आ चुका है। अब क्या करना है, आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कट कर लो, कट रहा है क्योंकि 3 से कट किया 3 टाइम्स, सॉरी 3 से कट किया 2 टाइम्स, 3 से कट किया 3 टाइम्स, 3 से कट किया 12 बार, 3 से कट किया 20 बार, 2 3 12 20, 2 3 12 20 विल बी द आंसर, 2 3 12 20 विल बी द आंसर। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ABCD के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ से चलो B के लिए, C के लिए यहाँ से यहाँ तक आना है, दोनों में ही यहाँ पर पहुँचना है, एक बार इधर से पहुँचना है, एक बार इधर से पहुँचना है। A के लिए डायरेक्ट बार वाले, D के लिए डायरेक्ट बार वाले, तो आप ऐसे इसको सोल्व कर लो। क्लियर है क्या भाई बात? तो सारे बेसिक क्वेश्चन जो हैं अपने हो चुके हैं, जितने भी पार्ट हुए हैं, 4 या 5 पार्ट जो भी हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो ये अभी मैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब मैथ से अपना मेरा टारगेट, मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी आज फिर कह रहा हूँ मैं ये बात, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे एज ए टीचर खड़ा हूँ, मैं 500 1000 2000 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मुझे वो कराना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा।
तो मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी भी जो करवाने हैं मुझे, बट मैं ये क्वेश्चन आपको वही करवा रहा हूँ जो आपको पूछा जाता है। मैं आपको 500 क्वेश्चन करवा दूँ और एग्जाम टाइम पे आप जाके इस कंफ्यूजन में खड़े हो जाओ कि मैं क्या करूँ, मुझे कैसे रिवाइज करना है, तो पता ही नहीं चलेगा रिवीजन का। आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनको रिपीटेडली करो, पहले इनको अच्छे से करो। इनके प्रैक्टिस सेट्स में डालते जाऊंगा, अभी मैं टॉपिक वाइज चलाते जा रहा हूँ ताकि हम चैनल में आगे बढ़ पाए। फिर अपन उसी के प्रैक्टिस सेट्स डालते जाएंगे, वो रेगुलर चलता रहेगा अपना, क्योंकि एक बार थ्योरी वाला और ये बेसिक वाला काम पूरा हो जाए, उसके बाद अपने पास काम ही क्या बचा है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने का, सेट्स ही सेट्स डालने का काम बचा हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो अब यहाँ तक मैंने करवा दिया, ये सारे बेसिक जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी जितनी वैरायटी के, वो मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। तो आप इन पे बेस्ट क्वेश्चंस करिए, पहले इनको करिए, फिर इन पे बेस्ट क्वेश्चंस करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। जो भी पार्ट नहीं आता उसको आप वापस से रिमाइंड कर लो, वापस से देख सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं आपके पास हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू है नहीं कि भी क्लास निकल गई तो अब कैसे करें, आप बाहर वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो उसको। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें फ्रेंड से, कलीग से, जूनियर से, जिनसे भी लाइक और सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ, और चैनल को आगे प्रमोट करो। ठीक है, यहाँ तक कर चुके हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे टाइम एंड वर्क या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी रहेगा। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।